कभी सोचा है कि दो कंपनियां जो भारत में सिर्फ मसाले और रेशम का व्यापार करने आई थीं, वो अचानक एक दूसरे से एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए कैसे लड़ने लगे? ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था। ये एक कहानी है कर्नाटक युद्धों की, जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। तो सीन है 18वीं सदी के भारत का। दिल्ली में मुगल सल्तनत अब बस नाम की रह गई थी। सोचिए, एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका हो। और जब इतनी बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है, तो जो खाली जगह बनती है उसे भरने के लिए एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दो व्यापारिक कंपनियां जो यहाँ मुनाफा कमाने आई थीं, वो भारत पर राज करने के लिए एक दूसरे के खून की प्यासी कैसे हो गई? तो चलिए इस महामुकाबले का पहला राउंड देखते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी वजह भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में तैयार हो रही थी। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। मतलब असली दुश्मनी तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में चल रही थी, ऑस्ट्रिया की गद्दी के लिए। लेकिन उसकी आग की लपटें भारत तक आ पहुंची। यहाँ उनकी ईस्ट इंडिया कंपनियां अपने अपने देश की छोटी छोटी सेनाएं बनकर एक दूसरे से भिड़ गईं। और देखिए, खेल की पहली चाल चली फ्रांसीसियों ने। उन्होंने बिजली की तेजी से अंग्रेजों के सबसे अहम ठिकाने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब उस इलाके के असली शासक कर्नाटक के नवाब ने उन्हें वहां से हटने का हुक्म दिया, लेकिन फ्रांसीसियों ने साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक कब्जा नहीं था, ये उस वक्त के एक ताकतवर भारतीय शासक को सीधी सीधी चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब नवाब ने अपनी पूरी ताकत से दिया। 10,000 सैनिकों की विशाल सेना भेजी गई फ्रांसीसियों को सबक सिखाने। और फ्रांसीसियों के पास मुश्किल से 1,000 सैनिक। कागज पर तो ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उस छोटी सी अनुशासित फ्रांसीसी टुकड़ी ने नवाब की भारी भरकम सेना को बुरी तरह रौंद डाला। ये एक भूचाल की तरह था। पहली बार ये साफ हो गया था कि यूरोप की नई सैन्य ट्रेनिंग और तोपखाने के सामने भारतीय सेनाओं की संख्या कोई मायने नहीं रखती। खैर, पहला राउंड तो एक संधि के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ। कागज पर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। लेकिन मैदान में एक नया सच सामने आ चुका था। एक ऐसा सच जिसने दोनों कंपनीज के एम्बिशंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार अखाड़ा यूरोप नहीं, बल्कि हैदराबाद और कर्नाटक के शाही दरबार थे। और इसी दौर में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो एक क्लर्क बनकर भारत आया था, लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला था। नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अब रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सीधी लड़ाई नहीं हो रही थी। अब दोनों कंपनियां किंग मेकर बनने के खतरनाक खेल में उतर चुकी थी। मतलब भारत के राजाओं को आपस में लड़वाओ, अपने पसंदीदा शहजादे को गद्दी पर बिठाओ और फिर उसके जरिए पूरे राज्य पर अपना कंट्रोल कर लो। तो देखिए टीमें कैसे बनी। हैदराबाद की गद्दी के लिए फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को चुना, तो अंग्रेजों ने नासिर जंग को। वहीं कर्नाटक में फ्रांसीसी खेमे में थे चंदा साहिब और अंग्रेजी खेमे में मोहम्मद अली। ये सिर्फ समर्थन नहीं था, ये भारत के भविष्य पर दो अलग अलग दांव थे। और शुरू में तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का ये मास्टर प्लान जबरदस्त काम कर रहा था। एक के बाद एक उनके चुने हुए उम्मीदवार जीत रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि मानो पूरा दक्षिण भारत जल्द ही फ्रांसीसी झंडे के नीचे आ जाएगा। अंग्रेज हार की कगार पर खड़े थे और तभी एक 25 साल के क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो सबको पागलपन लगा। उसने कहा, जब दुश्मन हमारा गला घोट रहा हो तो हमें उसके दिल पर वार करना चाहिए। आइडिया था, दुश्मन की राजधानी आरकोट पर हमला करो। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन ये काम कर गया। क्लाइव सिर्फ 210 लोगों के साथ तूफान की तरह आरकोट पहुंचा और पूरी राजधानी पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांसीसियों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें अपनी राजधानी बचाने के लिए त्रिचिनोपोली से 4,000 सैनिक हटाने पड़े। और फिर क्लाइव ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने 53 दिनों तक उस किले को थामे रखा और एक हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। क्लाइव ने पासा तो पलट दिया था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वक्त था फाइनल राउंड का, और इस बार भी इस लड़ाई की चिंगारी यूरोप से ही भड़की थी। यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो चुका था, और इस बार फ्रांस ने तय किया कि भारत में इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। उन्होंने काउंट डी लाली की अगुवाई में एक बड़ी सेना भेजी, जिसका सिर्फ एक मकसद था, अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना।
और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ तय कर दिया, 1760 वांडी वॉश की लड़ाई। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये ग्रैंड फिनाले था। यहाँ जो जीतता, हिंदुस्तान का भविष्य उसके हाथ में होता। और इस फाइनल में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ऐसी हार दी जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। उनके सबसे काबिल कमांडर बुस्सी को बंदी बना लिया गया और 1 साल के अंदर ही उनका सबसे बड़ा गढ़ पौंडीचेरी भी उनके हाथ से निकल गया। खेल खत्म हो चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? एक वक्त पर जो फ्रांसीसी जीत की दहलीज पर थे, वो आखिर इतनी बुरी तरह से कैसे हार गए? असल में इसका जवाब इन दोनों कंपनियों के बनाने के तरीके में ही छिपा था। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी विभाग की तरह थी। सारे फैसले पेरिस में बैठे मंत्री लेते थे, जिन्हें भारत से ज्यादा यूरोप की राजनीति की चिंता थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी, मुनाफे के लिए काम करने वाली एक तेज तर्रार मशीन। वो अपने फैसले खुद लेती थी और उसका सिर्फ एक ही फोकस था, भारत। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क था समंदर पर। ब्रिटिश नौसेना उस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर थी। तो कुल मिलाकर बात साफ है, बेहतर नेवी यानी सप्लाई लाइन पर पूरा कंट्रोल, ज्यादा पैसा और आज़ादी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे मजबूत अड्डे और रॉबर्ट क्लाइव जैसा शानदार लीडर। अंग्रेजों के पास जीतने के लिए हर जरूरी चीज मौजूद थी और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। इन कर्नाटक युद्धों ने सिर्फ फ्रांसीसियों को भारत से बाहर नहीं किया, बल्कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बेहिसाब ताकत दी जिसने अगले 200 सालों तक हिंदुस्तान की तकदीर लिखी। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कैसे व्यापार के इरादे से शुरू हुई एक होड़ एक पूरे देश की गुलामी का रास्ता बना सकती है।